एक अनाथ और बेबस लड़की और एक अमीरजादा, और इन दोनों का जन्मों जन्मों का प्यार। मूवी की शुरुआत होती है और एक अमीरजादी नशे में धुत अंधाधुंध कार चला रही होती है और दूसरी लड़की इसको रोक रही होती है, मगर ये नहीं सुनती। और ये है हमारा हीरो फू जियांग-सू, जो कि सिटी का सबसे अमीर आदमी है, और इसकी कार यहाँ बर्फ में फंस जाती है और ये हेल्प के लिए किसी को फ़ोन कर रहा होता है। तभी याया इसकी गाड़ी को ठोक देती है, जिसकी वजह से जियांग-सू का एक्सीडेंट हो जाता है। और हमारी हीरोइन जल्दी से आकर इसको चेक करती है और याया देखती है कि उसने जिसका एक्सीडेंट किया है वो कोई और नहीं बल्कि जियांग-सू है। लेकिन जियांग-सी जियांग-सू को नहीं जानती और याया से पूछती है ये कौन है, और याया इसको बता देती है। और जियांग-सी जियांग-सू की हेल्प करना चाहती है, डॉक्टर को बुलाना चाहती है, लेकिन याया मना कर रही होती है और इसे कह रही होती है अगर इसकी जान बचाई और इसको पता चल गया कि इसका एक्सीडेंट मैंने किया है तो ये मुझे बर्बाद कर देगा। मगर जियांग-सी फिर भी जियांग-सू की जान बचाना चाहती है, और अब याया खुद बचने के लिए अपना ब्लेम जियांग-सी को लेने को कह रही होती है, मगर जियांग-सी साफ साफ मना कर देती है। और जियांग-सी के मना करने पर याया इसको ब्लैकमेल करने लगती है, क्योंकि जियांग-सी वैन फैमिली की गोद ली हुई बेटी है और याया सगी बेटी। और याया इसे इसी बात का एहसान बता रही होती है और इसे एहसान फरामोश कह रही होती है और इसे धमकी देती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो माँ को अभी फ़ोन करके तुम्हारी दादी का इलाज बंद करवा दूंगी। और अब दादी की वजह से मजबूर होकर जियांग-सी को याया की बात माननी पड़ती है। और अब जियांग-सी जियांग-सू का हाथ पकड़ती है, तभी एक मैजिक होता है और जियांग-सू को थोड़ा होश आता है, और जैसे ही जियांग-सी को देखता है इसे कुछ याद आता है और ये कहता है ये तुम ही हो, और फिर बेहोश हो जाता है। और अब जियांग-सू हॉस्पिटल में होता है और इसे हॉस्पिटल कौन लेके आया ये मूवी में नहीं दिखाया गया। और जियांग-सू को एक सपना आता है जिसमें जियांग-सू जियांग-सी के संग जबरदस्ती कर रहा होता है और जियांग-सी खुद को इससे बचाने की कोशिश कर रही होती है। और जियांग-सू इससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, अगर एक बार तुम मेरी बन जाओगी तो उसके बाद तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, लेकिन तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया। तो अब तुम मुझे बताओ इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें किस तरह से पनिश करूँ। और जियांग-सी इससे कहती है मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ, मुझे कैद करने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। और जियांग-सू गुस्से में इससे कहता है तुम जानती हो मेरा विरोध करने का नतीजा क्या हो सकता है। और जियांग-सी कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो। और जियांग-सू कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा सब कुछ सिर्फ मेरा हो। और अब जियांग-सी खुद को बचाने के लिए इसके हाथ में किसी पैनी चीज़ से मार देती है, और ये अपना ही खून पीते हुए जियांग-सी से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा। और जियांग-सी से कहती है अब मैं कभी भी तुम्हारी कर्जदार नहीं रहूंगी। और इतना बोलकर तुरंत अपना गला काट लेती है और घबरा कर जियांग-सू की आँख खुलती है। तभी यहाँ पर जियांग-सू के जादूगर गुरुजी आ जाते हैं और जियांग-सू ने बताता है जिस औरत को आज तक मैं सपनों में देखता रहा आज मैंने उसे रियल में देखा। और फिर गुरुजी अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हैं और अब उससे कहते हैं उस औरत से तुम्हारे पिछले जन्म का संबंध है और ये तुम्हारी नियति है, तुम मुझसे प्यार करते थे, वो तुम्हें सुकून देती थी, और अब जब तुम दोनों इस जन्म में मिल चुके हो तो अब एक दूसरे के दर्द को महसूस करोगे और तुम चाह कर भी इससे दूर नहीं भाग सकते। और अब जियांग-सू का सेक्रेटरी जियांग-सी की पूरी हिस्ट्री निकाल कर लाता है कि जियांग-सी अपनी 10 साल की उम्र में ही अपनी ज्वेलरी डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और 11 साल की उम्र में उसे अवार्ड भी मिला था। लेकिन फिर पता चला कि वो डिज़ाइन को चोरी करती है और वैन परिवार की गोद ली हुई बेटी है, और उस बेकार लड़की ने आपको टक्कर मार दी। आपको तो उसे पुलिस में दे देना चाहिए, लेकिन आप उसकी हिस्ट्री का पता लगा रहे हैं, आखिर क्यों। और तभी जियांग-सू को अपने हाथ में दर्द महसूस होता है और ये अपना हाथ खोल कर देखता है और इसके हाथ में मार के निशान होते हैं, और तभी इसे अपने गाल में चाटा फील होता है। और अब सेक्रेटरी को समझ में आता है कि गुरुजी की कही हुई बात बिल्कुल सच हो रही है कि जियांग-सू जियांग-सी के दर्द को महसूस करेगा। और अब जियांग-सू अपने सेक्रेटरी से एक व्हीलचेयर मंगाता है और सेक्रेटरी कहता है व्हीलचेयर क्यों। और जियांग-सू कहता है उसने मुझे टक्कर मारी है ना, तो ये सब कुछ इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। और जियांग-सी की माँ जियांग-सी को बिजनेस के लिए एक बिजनेसमैन के पास भेज रही होती है और इसकी दोस्त इसे ऐसा करने के लिए मना कर रही होती है। और जियांग-सी कहती है कोई बात नहीं, जाकर सिर्फ ड्रिंक ही तो करनी है। लेकिन जीजी को जियांग-सी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और भड़कते हुए कह रही होती है ये वैन फैमिली सच में बहुत ज़्यादा बेकार है, सबसे पहले तुम पर तुम्हारे ही डिज़ाइंस की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, और अब बिज़नेस के लिए पता नहीं तुमसे क्या क्या करवाना चाहते हैं। और तुम वहाँ जा तो रही हो, लेकिन हर 15 मिनट बाद मुझे मैसेज करती रहना, और यदि मुझे मैसेज नहीं मिला तो मैं अंदर आ जाऊंगी। और जियांग-सी के अंदर आते ही इसकी माँ इससे खींचातानी करने लगती है और कह रही होती है इतनी देर से क्यों आई, क्या तू चाहती नहीं कि तेरी दादी जिंदा रहे। मगर जियांग-सी इनको झटक देती है और इनसे कहती है मैं अपने आप अंदर चली जाऊंगी। और जिस दादी माँ की ये लोग जियांग-सी को बार बार धमकी दे रहे हैं, असल में
वो याया की सगी दादी है और इनकी सगी सास, और पूरे घर में इकलौती ऐसी औरत जिसको सच में जियांगसी की परवाह है। और ये बात जियांगसी भी जानती है और ये लोग इसी बात का गलत फायदा उठा रहे हैं। और इस अय्यास आदमी के पास जियांगसी को लाकर कह रही होती है, अच्छे से मजे करना, मैं चलती हूँ। और ये आदमी इसकी इंसल्ट करते हुए कहता है, बूढ़ी औरत जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, हमारा मजा खराब मत करो। ये मुस्कुराते हुए मन में कह रही होती है, बस एक बार हमें फंडिंग मिल जाए, उसके बाद सिटी के 4 बड़े परिवारों में से हम एक होंगे और उसके बाद मैं तुम्ही को सबसे पहले सिटी से निकलवा दूंगी। और ये आदमी जियांगसी के संग बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी कर रहा होता है। और जियांगसी को ढूंढते ढूंढते जियांगसू भी यहाँ पर आ गया था। और जियांगसू सिटी का सबसे रिच आदमी है, इसीलिए कोई भी इसके सामने जबान खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता और ना ही कहीं भी जाने से कोई रोक सकता है। और जैसे ही अंदर आता है, यहाँ पर ये नज़ारा देखता है। जियांगसी ने मार मार के इस आदमी की हालत खराब कर दी थी और इससे कह रही होती है, चुपचाप साइन कर दे वरना जान से मार दूंगी। और डर के मारे ये आदमी साइन कर देता है और मन में कह रहा होता है, बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। तभी जियांगसू जियांगसी को आवाज़ देता है और जियांगसू को देखकर जियांगसी मन में कहती है, पहले तो इसने मुझे अपने एक्सीडेंट के लिए छोड़ दिया था, क्या वैसे रिग्रेट हो रहा है, इसीलिए मुझे ढूंढते हुए आया है। और जियांगसू मन में कहता है, दिखने में तो एकदम सफ़ेद खरगोश जैसी सीधी सादी है, लेकिन मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि ये तो खूंखार बिल्ली है। और ये आदमी जियांगसू से हेल्प मांगते हुए कह रहा होता है, ये बहुत बेकार लड़की है, इसने मुझसे ज़बरदस्ती एग्रीमेंट साइन करवाया। और जियांगसू से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे लोगों को हाथ लगाया। और फिर डरते हुए ये आदमी कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी है। और जियांगसू के लोग इसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। और जियांगसू की बातें सुनकर जियांगसी मन में कह रही होती है, आखिर मैं कब से इसकी आदमी बन गई। और जियांगसी उससे कहता है, मैंने तुम्हें बचाया है तो मुझे थैंक यू नहीं बोलोगी। और जियांगसी उससे कहती है, थैंक यू। और जियांगसू कहता है, बस ऐसे ही। और फिर जियांगसी कहती है, तो आप क्या चाहते हैं। और फिर जियांगसू इसका हाथ पकड़ के इसे अपनी गोद में खींच लेता है और उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बन जाओ। और जियांगसी से कहती है, मैं किसी भी हाल में खुद को नहीं बेचने वाली। और फिर जियांगसू कहता है, ठीक है, तो अब ये बताओ, तुमने मेरा एक्सीडेंट किया है तो फिर तुम मुझे कैसे कंपनसेट करोगी। और अब हालातों को देखते हुए जियांगसी मन में कहती है, वैन फैमिली बिजनेस के लिए मुझे खुद ही किसी के बिस्तर पर भेजना चाहती है और इसके लिए वो दादी का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और फू जियांगसू सिटी का सबसे रिच आदमी है और आजकल जैसे मेरे हालात हैं, ऐसे में इन्हें नाराज़ करना सही नहीं होगा। और अगर मैं इनकी बात मान लेती हूँ तो मुझे इनका प्रोटेक्शन मिलेगा, जिससे मैं दादी को और खुद को वैन फैमिली से बचा सकती हूँ। और इससे कहती है, ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। और अब जियांगसू अपने मन में कहता है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, मुझे उस गलती को नहीं दोहराना है, बल्कि इस बार मुझे अंत को बदलना है और तुम्हें हर तकलीफ से बचाकर बहुत ही प्यार से अपने पास रखना है। और अब जियांगसू से कहता है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला कि तुम मेरी कंपनी में जूलरी डिज़ाइनर बन जाओ, क्योंकि मैंने सुना है तुम छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और हमें एक अनुभवी और टैलेंटेड डिज़ाइनर की ज़रूरत है। और अगर तुम्हें पहला ऑप्शन पसंद नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मेरे बिस्तर पर आ सकती हो। और जियांगसी कहती है, मैंने कहा ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और जियांगसी का मैसेज उसकी दोस्त के पास नहीं पहुंचा था, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ अंदर आ चुकी है। और इसे देखकर तो एक बार को जियांगसू भी घबरा जाता है और फिर जियांगसी से कहता है, मैंने जो कुछ भी कहा उन बातों के बारे में अच्छे से सोच लेना, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा धैर्य नहीं है। और फिर अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है कि जियांगसी की फ्रेंड को यहाँ से बाहर ले जाए, मगर सेक्रेटरी इसी को पकड़ के बाहर ले जाता है। और अब जीजी जियांगसी को वार्न कर रही होती है कि वो इस आदमी से दूर रहे, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। और क्लब में जो कुछ भी हुआ था उसकी खबर जियांगसी की माँ के पास पहुंच गई थी, इसीलिए फ़ोन करके से बुला रही होती है। और यहाँ जियांगसू अपनी खूबसूरती को शीशे में निहार रहा होता है, तभी उसके गाल में 5 उंगलियां छप जाती हैं, क्योंकि जियांगसी की माँ जियांगसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क रही होती है, क्योंकि जियांगसी ने उस आदमी के संग नाश होकर उसका भड़ता बना दिया और इसकी वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। और याया कहती है, माँ, इसे हमारे खानदान की खुशी बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए जानबूझकर ये सब कुछ किया। और माँ ऐसे हंटर से मार रही होती है जिसके निशान जियांगसू के शरीर पर आ रहे होते हैं और जियांगसू भी इसी वजह से जल्दी से यहाँ पर आ रहा होता है। और माँ जियांगसी को इसे पालने पोसने का एहसान बता रही होती है और उसे धमकी दे रही होती है कि अस्पताल फ़ोन करके दादी का इलाज बंद करवा दूंगी। लेकिन अब जियांगसी इनके हाथ से फ़ोन छीन कर फेंक देती है और इन लोगों से कहती है, आप लोगों ने मुझे गोद लिया अपने मतलब से, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छी जूलरी डिज़ाइनर हूँ और मेरे डिज़ाइंस को चोरी करके मुझ पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और मेरे ही डिज़ाइंस का यूज़ करके अपनी बेटी को बड़ी जूलरी डिज़ाइनर बना दिया। और अभी आपने मुझे अनगिनत कोड़े मारे हैं और इसी के साथ आज तक आपने मेरे ऊपर जो भी एहसान किए हैं
वो सब खत्म, और मेरी पढ़ाई पर जो खर्चा हुआ है वो भी मैं आप लोगों को वापस कर दूंगी। और यदि दादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग अभी बाज नहीं आते और इससे कहते हैं दादी की ज़िंदगी बचानी है तो हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। परसों ज्वेलरी पार्टी है, वहाँ पर वो आदमी फिर से आएगा और वहाँ तुम्हें एक वेट्रेस बन के जाना है, और चाहे तुम जैसे भी करो उसे राज़ी करके हमारे लिए फंडिंग का इंतज़ाम करो। और दादी के लिए तुम्हें हर हाल में हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और जियांगसू भी यहाँ पर आ चुका है और इनकी बातें सुनकर कहता है सच में। और जियांगसू को देखकर माँ कहती है आप यहाँ पर। और फिर जियांगसू को खींचते हुए कहती है मेरी इस निकम्मी लड़की ने आपको नाराज़ किया है ना, तो ये अभी घुटनों पर आकर आपसे माफ़ी मांगेगी। और जियांगसू इनसे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मेरे लोगों को छुओ। और आगे आकर याया कहती है इसने तो आपका एक्सीडेंट किया है ना, तो फिर आप इसे सेव क्यों कर रहे हैं। लेकिन जियांगसू इससे कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ अपने आदमियों को इशारा करता है। और घबराते हुए माँ कहती है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। और फिर जियांगसू जियांगसी के हाथ में अंटर देता है और इससे कहता है इन लोगों ने तुम्हें मारा है ना, तो अब तुम भी इन्हें मारो। और फिर जियांगसी इन्हें मारने के लिए अंटा उठाती है, लेकिन इन्हें नहीं मारती। और जियांगसू से कहती है इन लोगों ने मुझे 10 साल तक पाला पोसा है, इसीलिए इस बार इनको छोड़ देते हैं। और मन में कहती है दादी अभी भी इन लोगों के हाथों में है और आप हर समय मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मगर जियांगसू भी भाप जाता है और अपने मन में कह रहा होता है जब मैं सामने हूँ उसके बाद भी ये इन लोगों को नहीं मार रही, जरूर कोई ना कोई कारण है। और माँ मन में कहती है बस एक बार ये यहाँ से चला जाए, उसके बाद मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। और तभी जियांगसू कह देता है अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अगर किसी ने भी इसे छूने की हिम्मत की तो मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। और फिर जियांगसी से अकेले में बात करने के लिए इसको बाहर ले आता है और बाहर लाकर इससे कहता है अगर तुम में हिम्मत नहीं है इन लोगों का सामना करने की, या फिर तुम्हारी कोई मजबूरी है तो फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर आज के बाद मैंने ऐसा कुछ भी देख लिया तो मैं तुम्हारी मर्जी के बिना खुद से ही कार्रवाई करूंगा। और जियांगसू के हाथ पर मार के निशान देखकर जियांगसी कहती है आप तो इतने ज़्यादा रिच हैं, फिर आपको कोड़ों से मारने की हिम्मत किसने की। और जियांगसू इससे कहता है इस सब से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, बस मेरी बात को याद रखना। और जियांगसू के जाने के बाद जियांगसी कहती है क्या ये सच में सपनों के राजकुमार के जैसा है, और इससे मिलना मेरे लिए आशीर्वाद है या फिर अभिशाप। और अब जियांगसी घर के अंदर आती है और इसे देखकर ये लोग फिर से शुरू हो जाती हैं और जियांगसू का नाम लेकर ताना मार रही होती हैं। और जियांगसी से कहती है जब आप लोग जानते हैं कि वो मेरी साइड है, फिर भी आप में इतनी हिम्मत है कि आप मुझे परेशान करें। और फिर याया कहती है नाटक करना बंद करो, अगर वो सच में तुम्हारी साइड है तो फिर तुम यहाँ रहकर हमें बर्दाश्त क्यों कर रही हो। और माँ कहती है मुझे परवाह नहीं, परसों पार्टी है और तुम्हें वहाँ जाकर हमारा काम करना ही होगा। और अब दादी के लिए मजबूर होकर जियांगसी को यहाँ पर आना पड़ता है। और यहाँ आकर सबसे पहले ये इसी आदमी से टकरा जाती है और ये आदमी जियांगसी को पहचान लेता है और इससे कहता है तुम तो जियांगसू की औरत थी ना, और अब ये काम कर रही हो। समझ गया, उसने तुम्हें छोड़ दिया है, इसीलिए दूसरे मर्दों की तलाश में हो। और इसकी ऐसी घटिया आवाज़ सुनकर जियांगसी कहती है तुम्हारी आंखों में गंदगी भरी है, इसीलिए तुम्हें हर जगह सिर्फ गंदगी नजर आती है। और जियांगसी की बात से चढ़कर यह आदमी जियांगसी की गाल में चाटा देता है और अपने आदमी से पकड़वा देता है। और फिर जियांगसी के कैरेक्टर के बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत बोल रहा होता है और इसकी बातें सुनकर यहाँ आए मेहमान भी जियांगसी के बारे में गलत बोल रहे होते हैं। और फिर याया जियांगसी के पास आती है और ऐसा कहती है चुपचाप से वही करो जो ये कह रहे हैं, वरना अगर इस बार हमें पैसे नहीं मिले तो तुम जानती हो ना दादी के संग क्या होगा। और ये लोग जियांगसी को उसके कपड़े उतारने के लिए बोल रहे होते हैं और जियांगसी कहती है मैं खुद ही उतार देती हूँ। और फिर जियांगसी जल्दी से बोतल उठाकर इस आदमी के सर में फोड़ देती है और अपना सर फड़वाकर ये आदमी कहता है उसने तुझे छोड़ दिया है, फिर भी तुझ में इतनी अकड़ है जैसे कि तू उसी की औरत है। और शराब में ड्रग मिलाकर जियांगसी को पिला देता है और ऐसा करके ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और अब इन्हें जियांगसू की आवाज़ आती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी औरत को छुआ, क्योंकि जियांगसू अपनी पूरी सेना के साथ व्हील चेयर पर यहाँ पर पहुँच गया था। और इन लोगों से कहता है सच में तुम लोग अपनी ज़िंदगी से थक चुके हो। और जियांगसी को अपना कोट उठाकर इसको पैम्पर कर रहा होता है और अब ये आदमी जल्दी से अपने घुटनों पर चलकर जियांगसू के पास आता है और माफ़ी मांग रहा होता है। और जियांगसू से कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये मेरी औरत है, उसके बाद भी तुमने उसे छूने की हिम्मत की, यानी कि अपनी मौत को दावत दी। और अब अपने आदमी से कहता है इस आदमी को इसके परिवार सहित सिटी से बाहर निकाल दो। और फिर जियांगसी से पूछता है तुम्हें और किस किस ने परेशान किया। और जियांगसी सबकी तरफ देखती है और इन लोगों की हालत भी ख़राब हो जाती है। और फिर याया जियांगसी को ग्रैंडमा का इशारा करती है और दादी की सेफ्टी के लिए जियांगसी जियांगसू को मना कर देती है।
और अब जियांगसू कहता है जो भी मेरी बिमन को परेशान करने की हिम्मत करेगा उसके संग वही होगा जो अभी अभी इस आदमी के संग हुआ। आप समझ गई ना मिस वैन। और याया कहती है ऑफ कोर्स मिस्टर जियांगसू, मैं आपको नाराज़ करने की गलती कैसे कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करेंगे तो आपके संग कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी। हालांकि यही मेरी बहन है, इसीलिए मैं इसकी कमियों को सबके सामने नहीं कह सकती, लेकिन मुझे आपकी परवाह है, इसीलिए मुझे आपको बताना होगा। और जियांगसू कहता है ऐसी बात है तो जल्दी बताओ। और अभी आया अपना मुंह खोलती है और कहती है ये बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, इसने बचपन में मेरे डिज़ाइन चुरा लिए और छोटी उम्र से ही लोगों को धोखा देने का काम करती आ रही है, और यहाँ तक कि आपका भी एक्सीडेंट करके आपको व्हीलचेयर पर पहुँचा दिया। और इसकी बकवास सुनकर जियांगसू कहता है तुम्हारा हो गया, मैं तुम्हें फिर से एक बात याद दिला दूँ, जियांगसी मेरी है और जो भी उसे हाथ लगाने की हिम्मत करेगा इसका मतलब होगा कि वह मुझसे दुश्मनी मोल लेगा। तुम अच्छे से मेरी बात समझ गई होगी। और जियांगसू की बातें सुनकर जियांगसी मन में कहती है आखिर ये बिना किसी स्वार्थ के मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, और फिर ड्रग्स की वजह से बेहोश हो जाती है और अब आउट ऑफ कंट्रोल होकर जियांगसू के ऊपर चढ़ रही होती है। और जियांगसू कहता है उसकी इतनी हिम्मत, उसने उसे ड्रग दिया और सेक्रेटरी से कहता है उसे जेल भिजवा दो, वो भी हमेशा के लिए। और जियांगसू की बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही होती है और जियांगसू सीड्यूस हो रहा होता है और उससे कहता है तुम जानती हो मैं कौन हूँ। और जियांगसी कहती है हाँ तुम जियांगसू हो। और अब जियांगसू इसे अपने घर लेके आता है और मेड कहती है डॉक्टर अभी ट्रैफिक में फंसा हुआ है, मगर जियांगसी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और अब जियांगसू इसे लाकर बाथटब में पटक देता है, मगर जियांगसी नशे में होने की वजह से इसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है और इसके सारे कपड़े फाड़ देती है। और गाइस, मैंने ऐसी पहली चाइनीज़ मूवी देखी है जहाँ पर हीरो हीरोइन नशे में हो और हीरो हीरोइन के साथ इंटीमेट ना हो, और अब सुबह होती है और ये दोनों बिस्तर में होते हैं और जैसे ही जियांगसी की आँख खुलती है इसे देखकर चौंक कर उठ कर बैठ जाती है और इससे कहती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जियांगसू कहता है ये मेरा घर है तो मैं और कहाँ जाऊँगा। और जियांगसी कहती है मैं यहाँ पर कैसे आई। और जियांगसू कहता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं कल रात क्या हुआ था। और जियांगसी कहती है क्या हुआ था, मैं पार्टी में गई थी, उसके बाद वो सारा तमाशा हुआ और फिर इसको कुछ भी याद नहीं। और जियांगसू कहता है मुझे सीड्यूस किया, इतना ज़्यादा परेशान किया और अब इसको कुछ भी याद नहीं। और फिर जियांगसी से कहता है क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझे सीड्यूस किया, मेरे ऊपर चढ़ गई, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, मुझे किस किया। और जियांगसी कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। और अब जियांगसू इसको वीडियो दिखाता है। वीडियो दिखाते वक्त ये भूल गया कि ये अपने पैरों पर खड़ा है और जियांगसी से कहती है इसका मतलब तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हैं। और अपनी बात को कवर करने के लिए जियांगसू कहता है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं ज़िंदगी भर व्हील चेयर पर बैठा रहूं, तो कैसे लिए जानबूझकर मुझे टक्कर मारी थी। और इसकी बातें सुनकर जियांगसी कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, और फिर इससे माफ़ी मांगते हुए खुद को ही चांटे मारने लगती है, लेकिन सारा दर्द बेचारा जियांगसू झेल रहा होता है। और इसकी मुंडी घूमते हुए देख जियांगसी कहती है मैं खुद को मार रही हूँ तो फिर इसका सर क्यों घूम रहा है। और फिर खुद को ही एक जोरदार चांटा और मारने वाली थी, तभी जियांगसू उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है बस करो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन चांटे खा खाकर इसकी हालत ख़राब हो गई थी। और अब जियांगसी जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर जियांगसू उसको पकड़ लेता है और इससे कहता है बताओ तुमने अभी तक मुझे जो भी नुकसान पहुँचाया है तुम उसकी भरपाई कैसे करोगी। और जियांगसी इससे कहती है बताइए मैं क्या करूँ। और जियांगसू इससे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए तुम्हारे शरीर के अलावा कुछ भी है। और इसकी बातें सुनकर मजबूरी में अब जियांगसी अपनी आंखें बंद कर लेती है और जियांगसू इसकी नोज पर टैप करता है और ऐसा कहता है आखिर तुम क्या सोच रही थी। और चिढ़कर जियांगसी कहती है तुम सच में बहुत बुरे हो। और अब जियांगसू कहता है अब मैं तुम्हें और नहीं चढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें आज से ही मेरी कंपनी में काम करने के लिए आना होगा। और जियांगसी से कहती है आखिर तुम मुझे अपनी कंपनी में डिज़ाइनर क्यों बनाना चाहते हो, मुझे तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। और जियांगसू मन में कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें सेफ रखने के लिए। और फिर इसे वीडियो दिखाते हुए कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी इसका मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं इस वीडियो को वायरल कर दूं। और बेचारी जियांगसी इसे मन में गालियां दे रही होती है और अब ये अपना पेट पकड़ के दर्द से करहा होता है, क्योंकि जियांगसी को पीरियड हो गए थे और इसीलिए इसको पेन हो रहा था, लेकिन इसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इसको दर्द क्यों हो रहा है। और ऐसा ही सेम दर्द पिछले महीने 4-5 दिन हुआ था। और अब आया अपनी माँ से कह रही होती है वो जियांगसू सच में जियांगसी को पसंद करता है और उसकी वजह से हमें फंडिंग भी नहीं मिली। और इसकी माँ कहती है तुम चिंता मत करो, जब तक दादी की जान हमारे हाथों में है वो विच चाह कर भी हमारे चंगुल से नहीं निकल सकती। और अब ये हमें पैसे जियांगसू से दिलवाएगी। और आज ऑफिस में जियांगसी का फर्स्ट डे होता है
और जियांगसी का नाम सुनकर इस लड़की को याद आ जाता है कि इसका नाम जियांगसू के संग जुड़ा है और जियांगसू इसको पसंद करता है। और ऑफिस के लोग जियांगसी को पसंद नहीं कर रहे थे और कह रहे होते हैं आखिर ये लड़की हमारी सीनियर डायरेक्टर कैसे बन सकती है। और सुपरवाइजर कहता है इसे डायरेक्टर बॉस ने बनाया है और अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो जाकर बॉस से बात करो। और ये लोग जियांगसी के बारे में गॉसिप करने लगते हैं, ऐसे जियांगसू की रखेल बोल रहे होते हैं। और ये लड़की समझ चुकी है कि जियांगसी कौन है, इसीलिए जियांगसी की साइड से बोलने लगती है और इन लोगों को बातें सुना रही होती है। और ये देखकर जियांगसी मन में कहती है हम दोनों तो पहले मिले भी नहीं हैं, तो फिर ये मेरी साइड क्यों ले रही है। और अब यहाँ पर याया आती है और यहाँ पर सभी लोग याया को एक बड़ी ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में जानते हैं। और सुपरवाइजर से कहता है क्या तुम इस लड़की को जानती हो। याया कहती है हाँ ये मेरी बहन है, लेकिन हम दोनों का सरनेम अलग है, इसीलिए लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से मेरी ही फैमिली ने इसको पाल पोस के बड़ा किया है। और ये लड़की दिमाग से कुछ ज़्यादा ही तेज़ है और याया की बातें सुनकर कह रही होती है 10 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया है, इसका मतलब इन लोगों ने इसे 10 साल तक टॉर्चर किया है। और सुपरवाइजर याया से कहता है जब तुम इसे जानती हो तो फिर तुम इसे ऑफिस में ले जाओ। मगर जल्दी से ये लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है जियांगसी की हेल्प मैं कर दूंगी, मैं उसी तरफ जा रही हूँ। और अब चिढ़कर याया जियांगसी को जानबूझकर धक्का दे देती है और जैसे ही ये जियांगसी को धक्का देती है यहाँ पर बेचारे जियांगसू का भी पैर मुड़ जाता है और क्लाइंट के सामने इसका पोपट हो जाता है। लेकिन जियांगसू समझ जाता है कि जियांगसी के संग में कुछ हुआ है। और अब याया जियांगसी को दादी का नाम लेकर ब्लैकमेल करते हुए इसे जियांगसू से पैसे मांगने के लिए बोल रही होती है, मगर जियांगसी इन लोगों की बात मानने से साफ साफ इनकार कर देती है। और फ्रस्ट्रेट होते हुए याया कहती है तुम में इतनी हिम्मत इसलिए आई है ना क्योंकि वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, सच सच बताना उसका सपोर्ट पाने के लिए तुम उसके साथ पहले ही सो चुकी हो। और अब जियांगसी इसके गाल में जोरदार चांटा जड़ देती है और इससे कहती है जवान संभाल के। और चिढ़कर याया कहती है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा, तू दादी को जिंदा नहीं देखना चाहती, और जल्दी से अपनी माँ को फ़ोन लगाने लगती है। और जियांगसी से कहती है नाटक करना बंद करो, ये बात तुम भी जानती हो अगर दादी को कुछ हो गया तो फिर तुम लोग मुझे कभी भी ब्लैकमेल करके मेरे डिज़ाइन मुझसे नहीं ले पाओगे। और याया कहती है तुम मुझे धमकी दे रही हो और जियांगसी कहती है अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा ही होगा, तुम जानती हो। और अब ये अपनी दोस्त से मिलती है, उसकी दोस्त इससे कहती है उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ मुझे उसके बारे में पता चला कि जियांगसू ने किस तरह तुम्हें सपोर्ट किया, सच सच बताओ आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। और जियांगसी ने जियांगसू को पहले ही अपनी दादी के बारे में बता दिया था और जियांगसू से कहता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दादी को बचाऊं, इसके लिए मेरी 3 शर्तें हैं। और जियांगसी से कहती है अगर तुम दादी को बचाते हो तो उसके बदले में तुम जो चाहो मुझसे करवा सकते हो। और जियांगसू से कहता है सच में, एक बार फिर से सोच लो। और जियांगसी कहती है बस मेरी एक शर्त है, वो काम इलीगल नहीं होना चाहिए। और जियांगसू कहता है पहली शर्त है कि तुम किसी को भी खुद को नहीं मारने दोगी और दूसरी शर्त है कि तुम हर आदमी से दूर रहोगी। और मन में कहता है यदि किसी भी आदमी के संग तुम्हारी दोस्ती हुई और तुम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ हुआ तो वो सब कुछ मुझे झेलना पड़ेगा और ये सोच कर ही मुझे घिन आती है। और फिर कहता है तीसरी शर्त के बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है, जब मैं सोच लूँगा तब बता दूंगा, अब तुम जा सकती हो। और जियांगसी की बातें सुनकर जीजी कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है और किसी न किसी बहाने अपने आसपास रखना चाहता है। और जीजी की बातें सुनकर जियांगसी को झटका लग जाता है और उससे कहती है ऐसा कुछ नहीं। और फिर ये लोग अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं और अब ऑफिस में जियांगसी और सुपरवाइजर मिलकर काम की बात कर रहे होते हैं। तब ये लोग फिर से जियांगसी को बातें सुनाने लगते हैं, इसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं। जियांगसी की साइड लेते हुए ये लड़की फिर से खड़ी हो जाती है और इन लोगों को बातें सुनाने लगती है। तभी यहाँ पर जियांगसू भी आ जाता है और कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है। और ये लड़की बिना डरे इन सब की शिकायत जियांगसू से कर देती है और उनकी बातें सुनकर अब जियांगसू को पता चलता है एक्चुअल में यह लड़की जियांगसू की भतीजी है और इसका नाम है जूली। और जूली कलीग्स को गाली दे रही होती है और जियांगसू से कहता है अब अगर तुमने गाली दी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बोलकर तुम्हारी ब्रांडेड फिक्स करवा दूंगा। और फिर अपने एम्प्लॉय से कहता है जिसको भी मेरे डिसीजन से प्रॉब्लम है वो सामने से आकर मुझसे बात करे और मैंने जिस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर जियांगसी को बनाया है यदि वो प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो उसके बाद तुम सबको अपने घुटनों पर आकर जियांगसी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और यदि कोई ऐसा नहीं कर सकता तो वो चुपचाप से अपना रिज़ाइन देकर यहाँ से जा सकता है। और अब ऑफिस में एक बुके आता है जियांगसी के लिए और जियांगसी कहती है मैंने तो कोई बुके नहीं मंगाया। और ये लड़का कहता है ये बुके आपके लिए आपके बॉयफ्रेंड ने भेजा है। और बॉयफ्रेंड शब्द सुनकर जियांगसू के कान खड़े हो जाते हैं और जूली अपने अंकल को चढ़ा रही होती है कि मेरे अंकल की गर्लफ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड है। और जियांगसी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और अब जियांगसू बुके में से लेटर निकाल के सबके सामने पढ़ता है जिसमें लिखा होता है जीसू हमें अलग हुए 5 साल हो गए,
मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। और जूली इसे टीस करते हुए कहती है, अंकल कंपटीशन में आप अकेले नहीं हैं, बच के रहना। और अब डिलीवरी बॉय से कहता है, उन्होंने कहा है कि वो शाम को आपको पिक करेंगे। और जियांगसी साइन कर देती है मगर बुके नहीं लेती। और जियांगसू टेंशन में आ जाता है कि अब पता नहीं उसके संग क्या होगा। और जियांगसी से कहता है, हमारे बीच में हुई डील को भूलना मत। और जियांगसी से कहती है, चिंता मत करो, मैं कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती। और अब जियांगसी ऑफिस से बाहर जा रही होती है और जियांगसू भी इसका पीछा करता है। और ये है ही चैंगजी। एक वक्त पर ही चैंगजी और जियांगसी एक दूसरे से प्यार करते थे। और ये चैंगजी पिछले 5 सालों से अब्रॉड में था और एक नंबर का साइको है, इसीलिए जियांगसी अब इससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। और ये जियांगसी से कह रहा होता है, मैंने उस आदमी को बहुत ज़्यादा मारा, इसलिए तुम मुझसे नाराज़ हो ना, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स ने पहले ही उस बात की सज़ा दे दी और 5 सालों के लिए अब्रॉड भेज दिया। और अब मेरा विश्वास करो, मैं बदल चुका हूँ, अब मुझे पहले की तरह गुस्सा नहीं आता। और जियांगसी से कहती है, नाटक करना बंद करो, तुम अच्छी तरह से जानते थे वो इंसान मुझे किसी और के बिस्तर पर भेजना चाहता है, और सब कुछ जानते हुए तुम चुप बैठे रहे और लास्ट मोमेंट पर आकर मेरी हेल्प की, जिससे कि मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद बनी रहूं। लेकिन ये नहीं मान रहा था, जियांगसी को ज़बरदस्ती अपने संग ले जाना चाहता है और जियांगसी नहीं जा रही होती। और तभी इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जियांगसी को इस तरीके से पकड़ कर कहने लगता है, जीजू मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और तभी यहाँ पर जियांगसू भी आ गया था और उसके साथ जूली भी थी। और इन दोनों को इस तरह से देख लेते हैं और जूली जियांगसू से कहती है, अंकल आपकी गर्लफ्रेंड तो किसी और के संग निकल ली, अब आप क्या करेंगे। और जियांगसू कहता है, तुमसे किसने कहा कि वो मुझे छोड़ के किसी और के संग जा रही है। और जूली कहती है, आपको दिख नहीं रहा वो दोनों किस कर रहे हैं, और सब कुछ देख कर भी आप अनजान बन रहे हैं। और जियांगसू कहता है, मुझे अच्छे से पता है उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। और मन में कहता है, अगर वो इसे किस कर रहा होता तो मुझे ऐसा फील होता जैसे कोई कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है। और ही चैंगजी जियांगसी को जबरदस्ती लेके जा रहा होता है और इससे कहता है, 5 साल पहले की तरह आज्ञाकारी बनकर चुपचाप मेरे संग चलो। मैंने हम दोनों के लिए एक बंगला बनवाया है जहाँ पर हम दोनों शांति से रहेंगे और कोई भी तीसरा हमारे बीच आकर हमें परेशान नहीं कर पाएगा। और ही चैंगजी ने जियांगसी को 5 साल पहले कैद करके रख लिया था, क्योंकि इसकी असलियत जानने के बाद जियांगसी इसके संग कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। लेकिन इसका फादर इसका सपोर्ट नहीं करता, इसे बहुत ज़्यादा डांटता है, मारता है और इससे कह रहा होता है, तुम दिन पर दिन ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हो, तुम्हारी हरकतें बिल्कुल एक क्रिमिनल वाली हो चुकी हैं, अब तो तुम जेल जाकर ही सुधर सकते हो। लेकिन इसकी माँ इसके फादर से बेग कर रही होती है, ऐसा मत करो, हमारा बेटा बीमार है, हम इसका इलाज करवाएंगे। और फिर जियांगसी से भी इसको माफ़ करने के लिए बेग करने लगती है और जियांगसी से वादा करती है, आज के बाद ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और इसीलिए इसके फादर ने इसको 5 सालों के लिए अब्रॉड भेज दिया था। लेकिन 5 साल बाद भी ये नहीं बदला था और जियांगसी को कंट्रोल करना चाहता है। और इसकी ऐसी हरकतें देखकर जियांगसू आकर इसमें एक पंच देता है और ये जियांगसू से कहता है, मिस्टर फू, आखिर आप हमारे आपसी मामले में दखल क्यों दे रहे हैं। और जियांगसू इससे कहता है, जब ये मेरी है तो तुम दोनों का मामला आपसी कैसे हो सकता है। और जियांगसू की बातें सुनकर ही चैंगजी कहता है, हम दोनों पिछले 20 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये आपकी कब हो गई। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे ज़्यादा दबंग हैं और इसीलिए आप किसी भी चीज़ को किसी से भी छीन सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और जियांगसू से कहता है, फू परिवार सिटी का सबसे नंबर 1 परिवार है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी कोई भी चीज़ छीन सकते हो तो उसके बारे में पहले अच्छे से सोच लेना कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। और ही चैंगजी से कहता है, सिटी का नंबर 1 परिवार वो इसलिए क्योंकि मैं अभी तक यहाँ पर नहीं था, और अब जब मैं अब्रॉड से वापस आ गया हूँ तो कंपटीशन अब स्टार्ट हुआ है। और जियांगसी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा इम्पल्सिव हो गया था, आजकल मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, चलो घर चल के बात करते हैं। और जियांगसी से कहती है, हमारा रिश्ता 5 साल पहले ख़त्म हो गया था, इसलिए अब तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन ये नहीं मानता, जियांगसी को ज़बरदस्ती खींच के ले जा रहा होता है और इसका टच जियांगसी को भी फील होता है और कह रहा होता है, सच में किसी आदमी का टच कितना घिनौना होता है। और फिर जियांगसी को इससे दूर करता है और इससे कहता है, मैंने कहा ना ये मेरी है, क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती। और फिर इन दोनों से कहता है, यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। और ही जियांगसी को जियांगसी का पीछा करने से रोकता है और इससे कहता है, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारा मुंह फिर से फोड़ दूँ। और अब चिढ़कर ही चैंगजी इसमें एक पंच देता है, लेकिन ये अपना चेहरा हटा लेता है और फिर ही चैंगजी का हाथ पकड़ के मरोड़ देता है। और ही चैंगजी इससे कहता है, तुम चाहे जो कर लो, उसकी शादी मेरे साथ ही होगी। और शादी शब्द सुनकर जियांगसू को शादी के बाद होने वाले प्रोग्राम सुहाग रात की याद आ जाती है और ये सोचकर इसकी रूह कांप जाती है और इससे कहता है, ये सिर्फ तुम्हारी कोरी कल्पना है, ये कभी सच नहीं होगा। और अवे हवा में कोरी लाते मार रहा होता है और यहाँ ये दोनों की दोनों नशे में टल्ली थी और बेचारा जियांगसू इन दोनों को संभालना होता है। और फिर जूली इसे जियांगसी का ख्याल रखने के लिए अकेला छोड़कर चली जाती है
और अब जियांगसू इसे अपनी गोद में लेकर जा रहा होता है, मगर जियांगसी इसको सेड्यूस कर रही होती है और ये इससे कहता है मुझे तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं लग रहे। और जियांगसी कहती है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। और जियांगसू कहता है मुझे सेड्यूस करना बंद करो। लेकिन अचानक से जियांगसी रोने लगती है और कह रही होती है मुझे फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। और इसकी बातें सुनकर जियांगसू को कुछ भी समझ में नहीं आता और कह रहा होता है आखिर ऐसे क्यों बोल रही है। और सेक्रेटरी से पूछता है तुमने जियांगसी के बारे में सब कुछ अच्छे से पता लगाया था ना। और सेक्रेटरी कहता है हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या। और जियांगसू से कहता है ही चेंगजी के बारे में पता लगाओ। और जियांगसी अपनी दादी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही होती है। तब ये फिर से इसका रास्ता रोक लेता है, लेकिन ये इसे इग्नोर करके जाने लगती है। मगर ही चेंगजी अपने संग गुंडों को लेकर आया था और जियांगसू के सेक्रेटरी ने भी ही चेंगजी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था कि जब जियांगसी 18 साल की थी तब उसकी माँ बिजनेस के लिए उसे किसी के बिस्तर पर भेजना चाहती थी। तभी चेंगजी ने उस आदमी की बहुत ज़्यादा पिटाई लगाई थी, इतनी कि मार मार के उसे अधमरा कर दिया था और जियांगसी को कैद करके घर के तहखाने में रख लिया था। और जब इसके पेरेंट्स को पता चला तब उन्होंने जियांगसी की हेल्प की और अपने बेटे की करतूत को छिपाने के लिए उसे अब्रॉड भेज दिया। और सेक्रेटरी की बातें सुनकर अब जियांगसू को समझ में आता है कि आखिर जियांगी ऐसा क्यों बोल रही थी। और ये चेंगजी जबरदस्ती जियांगसी को अपने संग ले जाना चाहता है और जियांगसी चुपचाप से किसी को फ़ोन लगा रही होती है, मगर ये जियांगसी का फ़ोन छीन के तोड़ देता है। और इसके ज़बरदस्ती करने से जियांगसू को पेन फील होता है और वो समझ जाता है कि जियांगसी किसी प्रॉब्लम में है। और जियांगसी इसकी बात नहीं मान रही होती, इसीलिए ये गुंडे को इशारा करता है जियांगसी को मारने के लिए। और जैसे ही ये गुंडा जियांगसी के सर में मारता है, जियांगसी के साथ साथ जियांगसू भी बेहोश हो जाता है। और इसने फिर से जियांगसी को कैद करके रख लिया था और इससे कह रहा होता है अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा तो भूल जाओ, तुम इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही रहोगी। और जियांगसी मन में कहती है ये मुझे ज़रूर सिटी से बाहर किसी प्राइवेट जगह पर लेके आया है और जियांगसू ज़रूर मेरे बारे में पता लगा रहा होगा, लेकिन उसे थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा और इसे थोड़ा शांत रखना होगा। और अब जियांगसू को होश आता है और सबसे पहले जियांगसी के बारे में पूछता है और सेक्रेटरीज को बताता है जियांगसी का कुछ ही पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसको किडनैप कर लिया हो। और ही चेंगजी के फादर को पता चलता है कि उनके बेटे ने क्या किया है और इसे समझा रहे होते हैं जियांगसी को छोड़ दो, वो फू जियांगसू की औरत है, अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांग लो वरना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन इसे अपने फादर की बात समझ में नहीं आती और जियांगसी का संग ज़बरदस्ती करने लगता है और इससे कह रहा होता है सारी दुनिया हम दोनों को अलग करना चाहती है और अब जब तक हम दोनों एक नहीं हो जाते लोग हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। और जियांगसी खुद को बचाने के लिए इसके सर में लैंप मार देती है और खुद को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये किसी भी तरीके से नहीं मानना था। जियांगसी के ऊपर और भी ज़्यादा हावी हो रहा होता है। लेकिन अब जियांगसी को ढूंढते हुए ये सब भी यहाँ पर आ गए थे और जियांगसी से कहता है ही चेंगजी तुमने अपनी मौत को दावत दी है और इसे उठाकर दूर फेंक देता है। और अब ये लोग जियांगसी को संभाल रहे होते हैं, इसे शांत कर रहे होते हैं और जियांगसी से कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, उसे छूना मत, वो मेरी है। और ही चेंगजी से कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हमारे बीच में आ रहे हो। और बार बार पिटने के बाद भी ये बाज नहीं आता और जियांगसू से कहता है यदि आज तुम मर जाओ तो हम दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। और जियांगसू के ऊपर चाकू से हमला कर देता है और इसे मरोड़ते हुए जियांगसू कहता है तुम जैसे लोग हमेशा दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं। और अब ये जियांगसी से फिर से वही बातें कर रहा होता है हम दोनों पिछले 20 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैं इस पूरी दुनिया में कोई भी मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। और जियांगसी इससे कहती है 5 साल पहले तुमने मुझे कैद किया था, उसी वक्त हमारे सारे रिश्ते ख़त्म हो गए थे और आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। और अब जीजी इसे यहाँ से लेकर चली जाती है, लेकिन ये अब भी वही बातें दोहरा रहा होता है। और अब जियांगसी इससे कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, उसे हाथ मत लगाना, वो मेरी है। और अपने आदमियों से कहता है इसे मार मार कर जेल में डाल दो और याद रहे ये जेल से बाहर ना निकलने पाए। और अब जियांगसू इसकी चोट पर दवा लगा रहा होता है और इससे कह रहा होता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी ज़्यादा लगी है, वरना मैं उसे और मारता। और जियांगसी देखती है कि जियांगसू के हाथ पर भी चोट लगी है और उसे दवा लगाने लगती है और फिर ये गौर करती है कि इन दोनों के हाथों की चोट सेम ही है और इससे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी और मेरी चोट सेम ही है और सेम जगह पर है। और फिर इसके गले को देखती है और गले पर भी सेम निशान होते हैं और ये सब देखकर इसको पास्ट की सारी चोटों की याद आती है और मन में कह रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और अगर ये सच है तो क्या इसीलिए ये बार बार मेरी हेल्प कर रहे हैं। और जियांगसू भी इसकी मन की बात को भांप गया था और इससे कह रहा होता है तुम जानना चाहती हो। और जियांगसी कहती है हाँ। और अब ये इसे अपने गुरुजी के पास लेके आता है और गुरुजी यहाँ पर खर्राटे मारकर सो रहे होते हैं और जियांगसू इनके आराम भरे खर्राटों में दखल दे देता है
और अब जियांसी इनसे अपने मन की बात पूछती है और अब गुरुजी अपना मुंह खोलते हैं और इन दोनों के संग जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अगले पिछले जन्मों की बात करने लगते हैं। और ऐसे इन दोनों की पिछले जन्म की सच्चाई बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जियांसू इन्हें सिग्नल दे देता है और इनसे कहता है साफ सीधी बात करें। और अब गुरुजी कहते हैं तुम किसी भी जन्म की चिंता मत करो, तुम तो बस अपने इस जन्म के बारे में सोचो। तुम दोनों की जोड़ी ऊपर से बन के आई है, एक दूसरे के साथ रहो तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। और अब बाहर आकर जियांसी कह रही होती है क्या सच में अगले पिछले जन्म जैसा कुछ होता है। और जियांसी से कहता है पहले मैं ही विश्वास नहीं करता था, लेकिन तुमसे मिलकर विश्वास हो गया। मैं सच में बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुमसे मिला। और जियांसी से कहती है ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना आए होते तो पता नहीं वो लोग मेरे संग क्या क्या करते। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। और अब ये दोनों सबसे पहले यहाँ पर आते हैं क्योंकि जियांसी इन लोगों से अपने सारे रिश्ते ख़त्म करना चाहती है, लेकिन ये दोनों माँ बेटी जियांसी को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि अगर जियांसी इनके हाथ से निकल गई तो फिर याया के लिए डिज़ाइंस कौन बनाएगा और इसके करियर का क्या होगा। और दादी को तो जियांसू ने पहले ही इन लोगों के चंगुल से छुड़ा लिया है। और जियांसू इनसे कहता है चुपचाप से पेपर्स पे साइन कर दो, वरना तुम लोग जानते हो मेरे पास और भी रास्ते हैं। और मजबूरी में इन लोगों को जियांसू की बात माननी पड़ती है। और अब जियांसू अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है वैन फैमिली के खिलाफ कोर्ट में केस करो, उन लोगों ने आज तक जितना भी जियांसू को परेशान किया है उन सब बातों का चार्ज लगाओ। और इसकी बातें सुनकर जियांसी कहती है तुमने उन्हें प्रॉमिस किया था अगर वो पेपर्स पर साइन कर देंगे तो तुम उन्हें छोड़ दोगे। और जियांसू कहता है जिसने भी मेरे प्यार को परेशान किया है आखिर मैं उन लोगों को इतनी आसानी से कैसे जाने दूंगा। और ही चैंगजी ने जियांसी को किडनैप किया था, उसमें ये दोनों माँ बेटी भी शामिल थी। और इसकी ऐसी बातें सुनकर जियांसी इससे कहती है जियांसू आखिर तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हो। और जियांसू इससे कहता है क्योंकि मेरी जियांसी बहुत ही प्यारी और अच्छी है और दुनिया की हर अच्छी चीज़ डिजर्व करती है। और फिर किस करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर हीरो का दुर्भाग्य है किस करना स्क्रिप्ट में शामिल नहीं है। और अब इन दोनों को भी जियांसी और जियांसू के अजीब गरीब कनेक्शन का पता चलता है कि जब जियांसी को चोट लगती है तो किस तरीके से जियांसू को फील होता है, मगर इन दोनों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। और जियांसी से कह रही होती है साबित करो, और जियांसी कहती है मैं ये साबित कैसे करूँ। और गुरुजी इन्हें रास्ता बता देते हैं। और अब ये दोनों मिलकर जियांसी को गुदगुदी करने लगती हैं और यहाँ पर जियांसी की हालत ख़राब हो जाती है। और ये तुरंत यहाँ पर पहुँच जाता है और उन लोगों से कहता है बस करो, अब तुम लोग समझ गए ना। और अब दादी माँ भी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और आज इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी होनी है। और दादी माँ जियांसी से माफ़ी मांग रही होती हैं कि मेरी वजह से तुम्हें कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। और जियांसी इनसे कहती है दादी माँ मेरी लाइफ में सिर्फ एक काफ़ी थी जिसको सच में मेरी परवाह थी। और अब जियांसू यहाँ पर आता है और दादी माँ को जियांसी का ऐसे बॉयफ्रेंड खुद को मिलवाता है। और जियांसी दादी माँ को बताती है कि किस तरीके से बार बार जियांसू ने उसकी हेल्प की। जब वैन फैमिली बिजनेस के लिए मुझे किसी और के बिस्तर पर भेजना चाहती थी तब जियांसू ने ही मेरी हेल्प की। और दादी इन दोनों को ब्लेसिंग्स देते हुए जियांसू को बहुत ही थैंक यू बोल रही होती हैं। और अब जियांसी पर लगे सारे झूठे ब्लेम हट गए थे। ये प्रूफ हो गया था कि 11 साल की उम्र में उसने कोई डिजाइन की चोरी नहीं की थी, बल्कि वैन फैमिली ने आज तक किस तरह उसका यूज़ किया। और फू जियांसू का एक्सीडेंट याया ने किया था, लेकिन उसका ब्लेम जियांसी पर डाल दिया। और अब जियांसी डिजाइन कर रही होती है और जियांसू इसके पास आता है और इसे कंप्लेन करता है तुम हर समय सिर्फ काम में बिजी रहती हो, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, सच में क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। और जियांसी कहती है कुछ भी मत बोलो। और इसका लटका हुआ मुंह देखकर कहती है कल मेरा एक इंटरव्यू है और मैं वादा करती हूँ उसके बाद सारा समय तुम्हारा। और फिर सोने के लिए चली जाती है, मगर जियांसू नहीं मानता और इसके पास आ जाता है और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इसको सड्यूस करने लगता है। और जियांसी से कहती है तुम तो सच में बहुत ज़्यादा बेसब्र हो। और जियांसी से कहता है तुम्हें ये पसंद नहीं है। और जियांसी से कहती है तुम्हें रिजेक्ट करना नामुमकिन है, तुम किसी न किसी तरीके से अपनी बात मनवा ही लेते हो। और अब जियांसी का इंटरव्यू होता है और जियांसी बहुत ही बड़ी जूली डिजाइनर बन गई है और अपनी सफलता का सारा श्रेय फू जियांसू को दे रही होती है। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।